नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचसीएस की जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें जो भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन विद रेफरेंस के साथ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ये पार्ट 1 है क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट नहीं हो सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। लेवल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो एचसीएस टारगेट 2025 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर जा करके सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी बताता चलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़नी आपको कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने दूसरे चैनल है जो हमारा उस पर शुरू कर रखी है। एनसीईआरटी की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं सीधे एनसीईआरटी से और जो मैं चैप्टर आपको करवा चुका हूँ वहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। दूसरा चैनल मैंने आपको पहले बता रखा है, दिल्ली वाला रणबीर सिंह। ठीक है, उसका लिंक मैं उस पर टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे वीडियो हर बार डालता हूँ, उसका लिंक आप वहाँ जा करके और सर्च करके भी आप जा सकते हैं। दिल्ली वाला रणबीर सिंह करके जा सकते हैं आप, वहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज वहाँ पर चली हुई है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये देख लिए 2024 में जो आपके आए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एसोसिएटेड विद रेगड सॉइल। ठीक है, रेगड मिट्टी, रेगड जो मृदा है जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। ठीक है, आपको पता भी होगा ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, काली मिट्टी बोलते हैं। रेगर मिट्टी क्यों बोलते हैं इसे? रेगर मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे करके दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती हैं और जैसे इसमें वर्षा होती है, जैसे इसमें सख्त जुताई हो जाती है, अपने आप जुताई हो जाती है, गीली हो जाती है। ठीक है, इस रेगर सॉइल भी से बोलते हैं, काली मिट्टी भी से बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना। ये ऑप्शन सारे के सारे हैं आपके पास, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। जैसे कि ये तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान, ये देखिए मैं आपको एनसीईआरटी में बता चुका हूँ, जो इग्निस रॉक होती है आपकी, उससे बाद में बेसाल्ट लावा जो बाहर निकलता है उससे आपकी इग्निस रॉक बनती है, बेसाल्ट के रूप में प्रभाव होता है उससे बाद में काली मिट्टी आपकी बनती है। ठीक है, लीचिंग होता है, लीचिंग आपको पता ही होगा। लीचिंग जैसे कि उसमें जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो लीचिंग नीचे चले जाते हैं लीचिंग से। ठीक है, बारिश होने पर नीचे चले जाते हैं बाद में, ये लीचिंग हो गया। इसमें पहले वाला हो गया ऑप्शन जो आपको दे रखा है। दूसरा है, इसमें आयरन पोटास फास्फोरिक सामग्री भरपूर होती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आयरन इसमें होता है, पोटास इसमें नहीं होता और फास्फोरिक भरपूर मात्रा में इसमें नहीं होता। ये आपका गलत हो गया यहाँ पर, सेकंड वाला जो है ये गलत हो गया। ये मुख्य रूप से दक्कन का पठार है जो उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ये लावा प्रवाह से निर्मित है, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, बिल्कुल सही है, ये कोटेशन भी आपकी सही होगी। तीसरा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही हो गया कोटेशन। तो 3 इसकी कोटेशन सही होगी और ये थर्ड वाली इसकी गलत होगी। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है जिसमें ये तीनों 1 3 4 यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, सेकंड वाली ये गलत है, सेकंड वाला जहाँ पर होगा देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। इसका आंसर हो गया आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको देखो फैक्ट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको पहले क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा ज्योग्राफी के मिट्टी वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका मिट्टी से ही है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा रेड और येलो सॉइल के बारे में। ठीक है, लाल और पीली मृदा के बारे में। ठीक है, रेड और येलो सॉइल के बारे में पूछा, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहले वाला ऑप्शन दे रखा है ये अतिवृष्टि। ठीक है, हैवी रेनफॉल है जहाँ पर वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। देखिए ये बिल्कुल ही गलत हो गया, ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी मेटामॉर्फिक, कायांतरित चट्टान होती है, मेटामॉर्फिक होती है। दूसरा है अति वर्षा वाले क्षेत्र जो दे रखे हैं, हैवी रेनफॉल नहीं, हैवी रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, वहाँ पर विकसित होती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी बिल्कुल। दूसरा है क्रिस्टलीय कायांतरित चट्टानों के आयरन के डिफ्यूजन के कारण लाल रंग की होती है, ये बिल्कुल सही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टल एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट ठीक हो गया। ठीक है, सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट ठीक हो गया। थर्ड वाला है हाइड्रेट फार्म में पीली हो जाती है, जैसे इस पर वर्षा हो जाती है पीले रंग की हो जाती है, ये पीले रंग की हो जाती है, सही है। ये शुष्क स्थिति में आयरन और सल्फर के कारण लाल और पीला रंग दे देती है। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रेट फार्म, ये आयरन के कारण होता है आपका। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा कहीं कहाँ पर है, ये आपका बी आंसर हो गया, उसका बी आंसर इसका हो गया यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका फसल से जुड़ा हुआ है, मिलेट क्रॉप्स। मिलेट क्रॉप कौन से होते हैं भाई? मिलेट क्रॉप होते हैं जो आपके मोटे अनाज होते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलेट फसल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रागी फसल, रागी एक मोटी फसल है, ठीक है, मिलेट में आती है, संबंधित कौन सी है? पहला कोटेशन जो आपका दे रखा है, देखिए इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख लें, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। जैसे रागी वर्षा आधारित फसल है, ये दे रखा है यहाँ पर, अधिकतर काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है, ठीक है, रेन फेड क्रॉप्स है और मोस्टली ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। ये गलत हो गया यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काली मृदा में, ये भी गलत हो गया। और ये वर्षा आधारित फसल नहीं है, जहाँ पर सूखा शुष्क क्षेत्र में होती है ये, ठीक है, ड्राई रीजन जो होते हैं, ड्राई रीजन में होती है ये, वर्षा आधारित फसल नहीं है रागी, मोटा अनाज है। मोटे अनाज ज़्यादातर वही होते हैं जहाँ शुष्क खेती की जाती है, ड्राई रीजन जहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो पहली वाली स्टेटमेंट इसकी गलत होगी, आपकी पहले वाली स्टेटमेंट इसकी गलत होगी। सेकंड वाली है लाल, रागी जो है लाल, काली, रेतीली, दुमटी, उथली, काली मिट्टी में अच्छे से बढ़ती है, ठीक है, सभी मिट्टी में बढ़ती है। ये सेकंड वाला ठीक है आपका, सेकंड वाला सही हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया। तीसरा है शुष्क क्षेत्र की फसल है, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, इसमें आयरन, कैल्शियम, रुद्रांश, रफेज भरपूर मात्रा में होती है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद आपका ऑप्शन हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश में रागी का उत्पादन प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें स्टेटमेंट तीनों की तीनों सही है, 2 और 3 4 सही है, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर जो माना है, आयोग ने इसका आंसर बी माना है, 2 और 3 ही स्टेटमेंट सही मानी है। इसमें तीसरे वाली स्टेटमेंट जो कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, ये है बिल्कुल सही है, ये भी सही है स्टेटमेंट पूरी की पूरी, इसमें कोई गलत नहीं है। शायद अरुणाचल प्रदेश की वजह से शायद ना माना हो, लेकिन इसमें तीनों की तीनों आंसर इसका सी होना चाहिए। आयोग ने इसका आंसर बी माना है। ये स्टेटमेंट तीनों सही है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होना किसी भी तरह से। उसके बाद है लिस्ट दे रखी है, रेड डाटा बुक में जो लिस्ट होती है भाई, अगर आपने करंट से जोड़ करके ये चीज़ें देख रखी हैं तो उससे आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपकी ये पूछ रखा है जो आपकी विलुप्त प्राय प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, वुल्नरेबल हैं, रेयर स्पीसीज हैं, एक्सटिंक्ट हैं। देखिए विलुप्त प्राय है जो विलुप्त होने के कगार पे है, असुरक्षित है, ठीक है, दुर्लभ है, कभी कभी मिलती है कहीं कहीं, विलुप्त है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसका जो आंसर है आपका, इससे दे सकते हो अगर आपने करंट थोड़ा सा उस टाइम का पढ़ रखा होगा एग्जाम के टाइम का। विलुप्त प्राय जो एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ रखा होगा, गुलाबी सिर वाली बत्तख, गुलाबी सिर वाली बत्तख, इसी से इसका आंसर मुझे लग रहा है इससे मिल जाएगा, इसी से इसका आंसर मिल जाएगा डी का 4। डी का 4 देखिए यहाँ पर एक ही जगह दे रखा है, डी का 4, इसी से आपका इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी फिर इस हिसाब से मिला लेंगे। सी का 1 है दुर्लभ प्रजाति, मरुस्थलीय भेड़ और हर्निबल है, ठीक है, सी का 1 हो गया। और बी का 2 हो गया। असुरक्षित प्रजाति आपकी नीली भेड़ हो गई, और विलुप्त प्राय प्रजाति आपकी लाइन टेक मैकेक हो गई, ठीक है। ये रेड डाटा बुक है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद फिर आपका मिलान करने वाला है, ठीक है। लिस्ट आपको दे रखी है, 2 की 2 लिस्ट आपको दी हुई है। यहाँ पर आपको देखना है जैसे कि आयरन ओर माइंस दे रखे हैं, कॉपर की माइंस दे रखी हैं, बॉक्साइट है, ठीक है, मीका अभ्रक है, बॉक्साइट आपको पता ही होगा, एल्युमिनियम है, ठीक है। बाकी आपको आगे सामने आपकी लिस्ट दे रखी है कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी आपको लिस्ट दी हुई है। ये आपको यहाँ पर मिलान करना है, जैसे कि एक आपका हो जाएगा लोहे से, कहाँ पर है, गोवा और नौमंडी में है, ठीक है, लोहे से आपका कहाँ पर है, गोवा और नौमंडी में है, ठीक है। दूसरा है आपका तांबे की खान कहाँ है, तांबे की खान कहाँ है, ये बालाघाट है, मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में बहुत फेमस जगह है, अगर आपको पता हो बालाघाट, अगर आप तांबा ये आपने खनन वगैरह में पढ़ रखा हो तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर है बॉक्साइट का, बॉक्साइट आपका निकाला जाता है अमरकंटक से, अमरकंटक के पठार से निकाला जाता है। और अभ्रक आ गया, मीका जो है ये सभी को पता होगा वैसे जानवर, नेल्लोर से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहीं से निकाला जाता है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा, इंडिया सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। नेल्लोर से निकाला जाता है जो मीका निकाला जाता है। अभ्रक जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेल्लोर में पाया जाता है। और बॉक्साइट की खान आपकी मैंने बताई थी अमरकंटक से है, लोहे से आपका गोवा और नौमंडी से निकाला जाता है। तांबे की खान बालाघाट है, बहुत फेमस है, अगर आपने मिनरल वाला ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रखा है, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मिनरल से ही जुड़ा हुआ है आपका। पूछा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जैसे कि इसमें पूछा हुआ है आपको तांबा, सीसा, टीन, बॉक्साइट, ये अलोह खनिज है, इनके बारे में पूछा हुआ है। तांबा, सीसा, टीन और बॉक्साइट नॉन फेरस मिनरल हैं, ठीक है, ये सही हो गया आपका, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये नॉन फेरस है। मैग्नीज, लोहा,
कोबाल्ट, अभ्रक, फेरस खनिज हैं, यानी कि इसमें लोहा धातु होती है। यहाँ पर ये अभ्रक वाला काम खराब हो गया, ये आपका गलत हो गया। सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत होगी अभ्रक के कारण। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट तक ठीक था, ठीक है, ये इसमें गलत हो गया। उसके बाद है पोटास, मार्बल और ग्रेनाइट, अधात्मिक खनिज हैं जिनमें धातु नहीं होती। ये देखिए धातु जो मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक अगर आपने पढ़ रखा होगा आपको पता होगा, धातु जो होती है तंतु में होती है, उसे आप मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अधात्मिक होती हैं जो मोड़ नहीं सकते आप, जैसे ग्रेनाइट है ऐसे मोड़ने में टूट जाएगा, मार्बल है, पोटास है, ठीक है। फिर है आपका निक्कल हो गया, निक्कल, कोबाल्ट और प्लेटिनम बहुमूल्य धातुएं हैं, प्रीसियस मेटल हैं। देखिए यहाँ पर सोना चांदी होता है समझ में, निक्कल और कोबाल्ट का यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। तो ये आपके दो स्टेटमेंट हैं, सेकंड वाली और फोर्थ वाली, ये गलत हो जाएंगी। 1 और 3 इसका आंसर होना चाहिए, 1 और 3, हाँ ये है 1 और 3 इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगले वाला आपका क्वेश्चन है ये है आपका पोर्ट से जुड़ा हुआ है, पोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेना, स्टेटमेंट दे रखी है। कांडला पोर्ट जो दे रखा है इसको सरदार पटेल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक जवारीय बंदर, ये तो सही है, देखिए जवारीय बंदर है, टाइडल पोर्ट है, यहाँ पर ज्वार भाटा आता रहता है, ठीक है, टाइडल पोर्ट है, जवारीय बंदरगाह है। सरदार पटेल पोर्ट इसका नाम नहीं है भाई, इसका नाम है दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसे बोला, सरदार पटेल नहीं है। तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। उसके बाद है मार्मगोआ जो गोवा में है, बंदरगाह आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के निर्यात के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है पर आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद है चेन्नई, चेन्नई जो है हमारा देश का सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना है, ऊपर से आर्टिफिशियल भी है, कृत्रिम बंदरगाह में से एक है, ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट है और सबसे ओल्डेस्ट है। ये अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सीधा का सीधा क्वेश्चन। फिर है पारादीप, पारादीप जो बंदरगाह है देश में मैका के निर्यात के लिए, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, तो वहाँ पर अभ्रक का नहीं, ये आयरन का है भाई, यहाँ पर आयरन के निर्यात के लिए, आयरन के एक्सपोर्ट के लिए जाना था, यहाँ पर आयरन आ जाएगा, आयरन के एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, फर्स्ट वाला आपका गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये सीधा का सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये मैं आपको 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, आप देख भी सकते हो, अगर आपने वो एनसीईआरटी वाली अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका ये क्वेश्चन आप सीधा इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें सप्तऋषि के बारे में पूछ रखा है, सप्तऋषि जो फॉर्म है पार्ट ऑफ कंस्टलेशन बिग बियर, सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का, इसे उर्सा मेजर भी बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के दोनों से बिल्कुल सही है, सीधा सीधा आप इसका आंसर दे सकते हो, इस सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो 6 क्लास की मैंने एनसीईआरटी आपको करवाई है। उसके बाद पूछा रहा है एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, जो ये बेल्ट है मंगल और पृथ्वी के बीच में, यहाँ पर ये पृथ्वी वाला गलत हो गया, ये होगी मंगल और जुपिटर के बीच में, बृहस्पति के बीच में, एस्ट्रॉयड जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो गया। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रॉयड है वो सिरे है, ठीक है, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सिरे है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो इसके आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4, थर्ड वाला गलत हो गया इसमें, ठीक है। ये सीधा सीधा है, किसी ने अगर बेसिक में एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप इसको कर लोगे। एनसीईआरटी सीरीज मैंने आपको बता ही रखा, हमारे दूसरे चैनल पर चली हुई है, डीप में पढ़ने से आपका काम चलेगा, फैक्ट रटने से आपका काम नहीं चलेगा। देखिए अगले वाला क्वेश्चन आ गया आपका, अगले वाला क्वेश्चन है सूची मिलान करनी है आपको। देखिए आपकी शिप की लेक दे रखी है, लीपू लेक, जेपला दे रखा है और बुर्जिल। वैसे ये भी यहाँ पर आपने जब पढ़ रखा होगा शिप की ला के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, जहाँ पर लीपू लेक ला के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, दर्रे जिसको हम दर्रा बोलते हैं, ठीक है। इसका मिलान करना है तो इसी से इसका आंसर आपका मिल जाएगा। शिप किला यहाँ जहाँ से आपकी सतलुज नदी एंटर करती है ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, लीपू लेक पड़ता है आपका उत्तराखंड में, जेपेला हो गया जेपेला हो गया आपका सिक्किम में, और बुर्जिल हो गया, बुर्जिल आपने सुन भी रखा हो ये कश्मीर में है, बुर्जिल आपका कश्मीर में हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिप किला आपका उत्तराखंड में होगा, ए का आपका बी हो गया, ए का आपका बी हो गया, कहाँ पर है ये, बी आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 हो गया, सही है। सी का 4 हो गया,
ठीक है, और डी का 1 हो गया। ये आंसर इसका हो जाएगा अगर आपने फैक्टर रट रखे हैं तो। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन फिर मिलन से है आपका जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया आपका, ये लेकिन वर्ल्ड से है आपका जुड़ा हुआ। ये वर्ल्ड से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है तांबा और निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है और चूना पत्थर दिया हुआ है। पहले आपको देखना है तांबा और निकल आपका कहाँ पर दिया हुआ है। तांबा और निकल आपका कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तांबा और निकल मिलता है ओंटेरियो में, ओंटेरियो में। और ये तो बहुत फेमस है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। क्रोमाइट और प्लेटिनम, क्रोमाइट और प्लेटिनम मिलता है आपका साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में आपका मिलता है, ठीक है। फास्फेट कहाँ मिलेगा, फास्फेट मिलता है आपका अल्जीरिया में। चूना पत्थर सबको पता है काकेशस में मिलता है, चूना पत्थर काकेशस में फेमस है। इससे भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्रोमाइट और प्लेटिनम वाले से इसका आंसर आप देख सकते हो। बी का 1, बी का 1 देखिए कहाँ पर है, बी का 1 एक यहाँ पर है, बी का 1 और एक यहाँ पर है, बी का 1। ए का 2 कहाँ पर है, ए का 2 यहाँ पर है, ए का 2 यहाँ पर हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर सीधे फैक्ट वाले हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी से हैं बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड आ गया आपके, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस है। जैसे कि वेल्ड का दे रखा है, पंपास का है, कंपोज का है, प्रेरी का है, ठीक है। तो वेल्ड का सभी को पता होगा, वेल्ड का जो है आपका ये दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड है जो घास भूमि है, ठीक है। पंपास कहाँ पर है, पंपास है आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, और ये कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में आपका पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंपोज कहाँ पर है, कंपोज आपका कहाँ पर पड़ेगा, कंपोज आपका पड़ेगा ब्राज़ील में, कंपोज आपका ब्राज़ील में पड़ेगा। उसके बाद प्रेरी, प्रेरी आपका पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। ये ग्रासलैंड है, बहुत फेमस है, सीधा फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए का आपका सेकंड हो गया और बी का आपका 4 हो गया, ए का सेकंड और बी का 4 हो गया, सॉरी ए का सेकंड बी का 4 हो गया और सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का आपका 3 हो गया। तो इसका आंसर आपका डी हो गया, इसका आंसर आपका डी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका जेट स्ट्रीम से है। देखिए अगर आपने जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि जेट स्ट्रीम में आपकी जो ट्रोपोस्फेयर है उसके नीचे चलती है। ट्रोपोस्फेयर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले ट्रोपोस्फेयर आता है आपका, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर आपका मेजोस्फेयर आता है, फिर आपका आइनोस्फेयर आता है, फिर आपका एक्सोस्फेयर आता है, ठीक है। सौर मंडल जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ही चलती हैं जेट स्ट्रीम, बहुत हाइट पे चलती हैं। ये पूछा है जेट स्ट्रीम ऊपरी स्तरीय पछुआ पवनों के मजबूत कोर होते हैं, सही है, जो विसर्पी पथ का अनुसरण करते हैं, विसर्पी पथ का अनुसरण करते हैं। ये जो आपका अर्थ है उसके हिसाब से विसर्पी पथ का अनुसरण करती है। जेट स्ट्रीम शब्द को विश्व युद्ध वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था उच्च वेग के ऊपरी स्तरीय हवाओं के लिए पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसी टाइम पे इसका नाम रखा गया था, सही बात है। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। उसके आगे आ जाएगा आपका, देखिए ये आपके ये पूछ रखे हैं भाई, जो विंड पवनें जो चलती हैं आपकी बहुत फेमस है, जो वर्ल्ड की हैं, उसके बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया है जैसे कि पर्वत समीर है जिसे हम माउंटेन ब्रीज बोलते हैं, चिनूक है, सिमूम है, सिराको है, इनके बारे में पूछा गया है, इनके बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जिसे हम पर्वत समीर बोलते हैं, माउंटेन ब्रीज बोलते हैं, इसे कैटाबेटिक भी बोलते हैं, पर्वत समीर। ये अभी चैप्टर आपका कल वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा, पर्वत समीर, ठीक है। पर्वत समीर जो ऊपर से पवन चलती है, पर्वत समीर जिसे हम बोलते हैं, इसे कैटाबेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम कैटाबोटिक भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका चिनूक। चिनूक कहाँ पर है, चिनूक को बोलते हैं स्नो ईटर, चिनूक को बोलते हैं स्नो ईटर क्योंकि ये एक बर्फ़ को खा जाती है, एक तरह से बर्फ़ को ख़त्म कर देती है चिनूक। ये चलती है उत्तरी अमेरिका में, इसकी वजह से बर्फ़ छट जाती है पूरी तरह से, इसीलिए इसे स्नो ईटर इसका नाम रखा गया है, इसीलिए इसका स्नो ईटर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद है सिमूम। सिमूम चलती है आपकी एशिया और अफ्रीका के मरुस्थल में, एशिया अफ्रीका मरुस्थल। सिराको बहुत फेमस है, सिराको बहुत फेमस है सहारा मरुस्थल में। सहारा में एक और है हरमट्टम भी जिसे बोलते हैं, हरमट्टम, हरमट्टम की धारा, हरमट्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका
सहारा में हो गया, पर्वत में कैटाबोटिक बेलते हैं, चिनूक मैंने स्नोइटर आपको बता ही दिया, फेमस इनके नाम है, सीधा आपने अगर पढ़ रखा हो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इस हिसाब से, ये बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका, देखिए ये पूछ रखे हैं वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स मैंने आज ही जो चैप्टर कराया है और एक दिन पहले चैप्टर कराया था, उसमें आपको वाटरफॉल के बारे में बताया था। आज ही जो चैप्टर डाला है उसमें ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि एंजल है, एंजल के बाद एंजल वाटरफॉल्स, एंजल वाटरफॉल्स है जो फॉल्स है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा, सबसे ऊंचाई से यही है, इसकी हाइट जो सबसे ज़्यादा है। तो ये कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में है, ये आपका वेनेजुएला में है। दूसरा आपको इसी से आप इसका आंसर दे देंगे, इसी से इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट का जो ए का है, ए का 1 कहाँ पर दिया हुआ, ये ए की जगह दे रखा है, इसी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा, बहुत फेमस उसमें तीनों ये बता रखे हैं, जैसे कि नियाग्रा वाटरफॉल्स है। नियाग्रा कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। सी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 4 हो गया। फिर विक्टोरिया है, ठीक है, फिर आपका जो है विक्टोरिया है, विक्टोरिया का आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो गया। और यासमेटी प्रपात आपका कैलिफोर्निया में होगा। तो ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका बचता है ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि डेल्टा के बारे में पूछा गया है। ये अलग अलग तरह के जैसे कि डेल्टा होते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ड फूड डेल्टा है, वर्ड फूड जो पक्षी का जो पैर है उसकी तरह का डेल्टा है, ठीक है, एस्चुरी डेल्टा है, ट्रिपल डेल्टा है, 3 तरह का, आर्क्यूट डेल्टा है, इनके बारे में पूछ रखा है। वर्ड फूड तो डेल्टा है जो आपने शायद आपने इसके बारे में नाम सुना भी होगा, इसके बारे में, ये है मिसिसिपी का, ये है मिसिसिपी का, बहुत फेमस है। सीधा सीधा फैक्ट भी अगर आपने रट रखा हो तो तब भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इसी से इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये देखिए ए का 2 ए की जगह दे रखा है, उसी हिसाब से आप आगे का भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बी का एस्चुरी डेल्टा मैकेंजी का है, ये भी बहुत फेमस है। एस्चुरी जो डेल्टा है वो मैकेंजी नदी का है, ठीक है। और फिर ट्रिपल जो डेल्टा है, ट्रिपल जो डेल्टा है वो महानदी का है, 3 तरह का डेल्टा है। और डी का 4 आर्क्यूट डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, आर्क्यूट डेल्टा नील नदी का डेल्टा है। देखिए ट्रिपल डेल्टा आपको पता होगा महानदी का डेल्टा है, और ये बहुत फेमस है, एस्चुरी डेल्टा मैकेंजी का है। वर्ड फूड जो डेल्टा है वो मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है जो आपकी अमेरिका में, ठीक है। ये क्लियर होगा। ये हम पर इसी हिसाब से इसका हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे स्टेटमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के ये 2024 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैंने आपको करवा दिए। अगली वीडियो आपको जो 2023 में पूछे गए थे उसकी मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में ज्योग्राफी पढ़नी है भाई, ठीक है, NCERT मैंने शुरू कर रखी है, मैंने दोबारा से बता देता हूँ दूसरे चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाद में वहाँ पर वीडियो भी आपके शुरू हो जाएंगे। NCERT के बिना HCS में तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। खैर, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।